जी बताया जाए सर प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन आप किए हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करने का उद्देश्य है कि हम लोगों के एक काराधीन अभियुक्त हैं जो हम लोगों के अच्छे वकील भी हैं, आपसी सौहार्दपूर्ण रिश्ता भी है, उनके ऊपर पुलिस के द्वारा बर्बरतापूर्ण जो कार्रवाई की गई, उस कार्रवाई को के संबंध में उन्होंने जो जानकारी हम सभी को दिया और जो जानकारी हम लोगों को हासिल हुई, उसी संबंध में आप सबों को बुलाकर जनता को यह बात जानने के लिए, तथ्यों से आगाह कराने के लिए हम लोगों ने आप सभी को आमंत्रित किया है। इस आमंत्रण को आप लोगों ने स्वीकार कर आप न्यायालय परिसर में आए हैं और तथ्यों को जानने की उत्सुकता आप लोगों में है, हम लोगों को बताने की उत्सुकता है, इसलिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन हुआ है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के आयोजन के माध्यम से मैं आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि मोहम्मद रईस खान, जिनके पिता का नाम स्वर्गीय कमरुल हक खान है, ग्राम गयासपुर, थाना सिसवन, जिला सिवान के रहने वाले हैं, उनके संबंध में कहा जाता है कि वे दिनांक, जैसा कि घटनाक्रम आप जानते हैं, आप लोगों में से कुछ मित्रों ने कवरेज भी किया है। तो 21/9 को स्थानीय प्रशासन के वरीय पदाधिकारी, जिसमें आरक्षी अधीक्षक महोदय, उप आरक्षी महानिरीक्षक महोदय, जो पुलिस महकमा का ऊंचा पद है, ऐसे लोगों के नेतृत्व में पुलिस पदाधिकारियों के द्वारा बहुतायत की संख्या में छापा मारा गया। छापा मारने के बाद उनके घर को सर्च किया गया, उनके घर में लगे हुए सीसीटीवी के डिवाइस को तोड़ा गया, उसके तार को हटाया गया और जो उस डिवाइस कैमरों को तोड़ने के बाद जो उसकी डिवाइस होती है, जो जिसमें कि घटनाक्रम संकलित होते हैं, उस डिवाइस को भी तोड़ा मोड़ा गया है। तो इसके पीछे एकमात्र उद्देश्य यह हो सकता है कि जो वहाँ की वस्तु स्थिति है, उस वस्तु स्थिति को छिपाया जाए। अन्यथा अगर वह चालित रहता, वह स्वचालित होता है, आप सभी जानते हैं, और जो सुन रहे हैं, जो देख रहे हैं, वो अभी लोग जानते हैं। तो अगर चलंत स्थिति में रहता तो वह घटनाक्रम का ज्यों का त्यों विवरण आपके समक्ष प्रस्तुत करने में वह कैमरा और उसके सपोर्टिंग यंत्र आपके लिए सहायक होते हैं, लेकिन उसको चलित नहीं होने दिया गया, उसको तोड़ा गया। उनके घर को सर्च करने पर कुछ नहीं मिला। किसी भी प्रकार से रईस खान पुलिस बल के द्वारा या पुलिस पदाधिकारियों के समक्ष जाने पर उनके द्वारा किसी भी तरह का कोई अवरोध प्रतिरोध नहीं किया गया। उन्होंने वरीय पदाधिकारियों से अनुरोध भी किया और उनका अनुरोध है वह काफी विनय पूर्वक रहा और उस विनय में उन्होंने आग्रह भी किया कि मेरे ऊपर कोई मुकदमा नहीं है, कोई अधिपत्र लंबित नहीं है, किसी तरह का न्यायालय द्वारा ऐसा कोई आदेश पारित नहीं हुआ है जिसमें मुझे किसी न्यायालय में तत्काल उपस्थित होने का आदेश हो और उसकी अवहेलना मेरे द्वारा की गई हो। तो मेरे विरुद्ध जब कुछ नहीं है तो यह कार्रवाई क्यों? इसका किसी भी वरीय से कनीय तक किसी भी पदाधिकारियों ने कोई जवाब नहीं दिया। उनका यह भी कहना है कि इसी सर्च के दौरान मुझको तत्काल वहां से हटा दिया गया। हटाने के बाद हमारे परिवार के रहने वाले हिस्से में पुलिस प्रशासन गई, छानबीन की, वहां भी कुछ नहीं पाया गया। जैसा कि उनकी पत्नी का आप लोगों में से बहुत लोगों ने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने अपने साक्षात्कार में वहां का हालो बयान किया है आप लोगों को और बताया है कि घटनाक्रम कैसे हुआ। हम लोगों को जो जानकारी दी गई
उस जानकारी के मुताबिक जब घर में कुछ नहीं मिला तो उसमें एक कार्टून बाहर से आया, और एक कार्टून बाहर से आया और उस कार्टून की जो सामग्री थी उसी सामग्री को जब्ती सूची का सामग्री बनाया गया, और वह जो जब्ती सूची बनी उस जब्ती सूची में इस तथ्य का उल्लेख किया गया कि यह मोहम्मद रईस खान के घर से बरामद हुआ है और तकिया के नीचे से बरामद हुआ है। आप देखेंगे जब आपको प्राथमिकी की प्रति आप सभी पत्रकार बंधुओं को, डिजिटल और प्रिंट मीडिया के जितने आप लोग उपस्थित हैं, आप लोगों को मैं प्राथमिकी की छाया प्रति दूंगा। आप उसका अवलोकन करेंगे तो पाएंगे कि जिस समय घटनाक्रम हुआ था उस समय घटनाक्रम में रईस खान एक चौकी पर बैठे थे और वह चौकी घर के बाहर थी और वहां उनसे मिलने के लिए 15-20 लोग आए थे। ऐसे परिस्थिति में एक तकिया का क्या आकार हो सकता है, आप उसका डायमेंशन के बारे में सोचिए। 2 फीट, 2.5 फीट, 1.5 फीट से अधिक का तकिया, जो बहुत बड़ा तकिया होगा वो 2.5 फीट भी होगा या नहीं होगा, लेकिन 1.5 फीट का अमूमन तकिया होता है। तो 1.5 फीट का तकिया के नीचे इतनी सामग्री बरामद हो गई, और यह सामग्री बरामद हो गई और पुलिस ने बरामद कर लिया, और बरामद करने के बाद उन पर अभियोग लगाया गया। उनको तमामतर इस जिले के तमाम थानों में उनको ले जाया गया, और लाने के बाद सिवान नगर थाना आए, और सिवान नगर थाना से आप लोगों ने दिखाया है कि सदर अस्पताल में उनका कोरोना टेस्ट हुआ और उसके बाद उनको न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बिंदु यह नहीं है, बिंदु यह है कि क्या उनके ऊपर उनकी सारी गाड़ियां जब्त कर ली गई, जितने वाहन उनके पास थे वे सभी जब्त हो गए, दरवाजे पर जितने लोग थे सभी लोग इंट्रोगेट हुए, सभी लोगों से पूछताछ हुआ। ठीक है, पुलिस का पूछताछ करने का अधिकार है, उसकी एक मर्यादा है, एक उसकी नियमावली है, आप पूछ सकते हैं, लेकिन आपका आचरण उस नियमावली के अनुकूल होना चाहिए। तो यह अपेक्षा की जाती है कि जहां प्रशासन है, कानून जगत के आप ज्ञाता हैं, कानून की औपचारिकताओं को आप जानते हैं, तो आप सभी से अपेक्षा रहेगी कि आप कानून का पालन करें। अगर कोई व्यक्ति कानून का पालन नहीं करता है तो वह निश्चित रूप से हमारे यहाँ जो विधि की व्यवस्था है उस विधि की व्यवस्था में वह दोषी व्यक्ति है। उस दोषी व्यक्ति के लिए भी एक प्रावधान बना हुआ है कि आप उस प्रावधान के अनुकूल उसके साथ व्यवहार करेंगे। लेकिन इस मामले में, मोहम्मद रईस खान के मामले में, कानून की औपचारिकताओं का पालन नहीं किया गया है। इन पर 2 मुकदमे हुए हैं। एक मुकदमे आर्म्स एक्ट के तहत हुए हैं जिनमें हथियार और गोली की बरामदगी के साथ गाड़ियां जब्त की गई हैं। दूसरा मुकदमा एनडीपीएस का हुआ है, मादक द्रव्य पदार्थ अधिनियम, एनडीपीएस में वो मुकदमे दर्ज हैं। उसमें कहा गया है कि मादक जैसा कहकर कुछ सामग्री जब्त की गई है, और सामग्री जब्त करके दोनों मुकदमों में उनको जेल भेजा गया है। अब हमको जो मूल बात आपसे कहनी है, वह मूल बात यह कहनी है कि यह जो घटनाक्रम है, मैं कहूं या नहीं कहूं, आप लोगों ने भी देखा, सुना, जाना है। आपकी जो अनुभूति होगी वह समाज की अनुभूति है, उसके संबंध में आप लोग स्वयं जागरूक हैं, और शायद आप लोग को यह अनुभूति हुई होगी कि यह मुकदमे बनावटी हैं या प्राकृतिक हैं। यह एक पहलू है। दूसरा पहलू है कि जब रईस खान पुलिस हिरासत से न्यायिक हिरासत को जा रहे थे, तो न्यायिक हिरासत के जाने के क्रम में उन्होंने एक कागज हम अधिवक्ताओं को दिया, और हम अधिवक्ताओं को जो कागज दिया, उस कागज में जो लिखा हुआ है वह पत्र हम आपके माध्यम से और आपके माध्यम से जनता को देना चाहते हैं, और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मूल तत्व वह पत्र है। तो जब इस पत्र के बारे में हम सोचेंगे तो इस पत्र उनके स्वतः लिखावट में है, और उनके स्वतः लिखावट में है। उन्होंने अपने नहीं, ठीक है, उन्होंने जो पत्र लिखा है उसके कंटेंशन को मैं आप लोगों को पढ़कर
और इस पत्र की छाया प्रति आप लोगों को दे रहा हूं। मैं इस पत्र को पढ़ रहा हूं, इसकी छाया प्रति आप लोगों को दे रहा हूं। इस पत्र में लिखा हुआ है, सेवा में राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी, मैं रईस खान आपके पार्टी का सिपाही हूं। मुझे झूठा केस में फंसाया गया है। मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि यह केस आप अपने संज्ञान में लेकर देश के उच्च कोर्ट के जांच एजेंसी से जांच करावें या मेरा नार्को टेस्ट करावें, क्योंकि मैं पार्टी के लिए मजबूती से कार्य करता था और मुझे आप पर विश्वास बहुत ही ज्यादा है, क्योंकि मेरी जिंदगी के साथ साथ पार्टी पर भी सवालिया निशान की बात अध्यक्ष महोदय, मैं और हमारे मुस्लिम भाई आप पर बहुत उम्मीद करते हैं। आप इस केस को अपने संज्ञान में लेकर जांच करावें। हमारे पास कुछ भी नहीं मिला है। हमारे घर पर पुलिस जाकर हमारे लोगों को तुरंत उठाकर पुलिस लाइन सीवान ले आई। महोदय, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि मुझे जानबूझ करके फंसाया गया है। मुझे धमकी भी दिया गया है कि तुम्हारा काउंटर करा देंगे, तुम्हारे परिवार को खत्म कर देंगे। साथ ही एक टारगेट लेकर पुलिस काम कर रही है। मैं अपने समर्थ भाई से अपील करना चाहता हूं कि आप लोग मेरे लिए भगवान से प्रार्थना करें कि मैं मुस्लिम भाई से भी अपील करता हूं कि आप लोग शांति व्यवस्था बनाएं, किसी तरह का फसाद का कार्य नहीं करें। आज हमारी बारी है, कल आपकी भी होगी। मेरी बात आप जरूर समझें। कानून का पालन करना हम सभी का धर्म है। और इसके साथ ही उन्होंने यह भी पत्र में लिखा है कि वक्त का यही तगाजा है। मैं अपने सिवान के असशक्त जनता से भी अपील करता हूं कि मुझे झूठे केस में फंसाया गया है। आपसे भी नम्र निवेदन है कि आप लोग भी मेरे लिए सरकार से जांच का मांग करें, नार्को टेस्ट का मांग करें। और मुझे सरासर गलत फंसाया गया है। इस तथ्य को आप लोग शांतिप्रिय ढंग से विधि विधान के प्रावधानों के अनुकूल सरकार और जहां उचित समझे वहां रखें, क्योंकि जनता ही सभी शक्तियों की मालिक है। और मुझे यह पूरा विश्वास है कि मेरे साथ न्यायालय से न्याय मिलेगा। मैं इस पत्र के माध्यम से अपनी बात को रखा हूं, इसलिए मैं अपनी पार्टी LJPR और सारण के समस्त जनता से, सिवान सारण के समस्त जनता से अपील करता हूं कि आप लोग बिहार सरकार, केंद्र सरकार से जांच का मांग करें, ताकि सही तथ्य का जांच हो जाए। मुझे केवल यह साबित करना है कि मैं निर्दोष हूं। इसके सिवाय मुझे कुछ नहीं कहना है। सिवान की जनता सब जानती है, मुझे बार बार झूठा केस में प्रशासन फंसाती आ रही है। सिवान के समस्त जनता को आपका सेवक मोहम्मद रईस खान, गयासपुर, सिवान। यह पत्र उन्होंने 22/9/2025 की तारीख में हस्ताक्षरित करके न्यायालय परिसर से मंडल कारा सिवान जाते हुए अधिवक्ता महोदय लोगों को जो समर्पित किया है, उसी पत्र के आधार पर मैं यह सूचना आपको दे रहा हूं। इस पत्र के संकलन के तथ्यों को मैंने पढ़कर आपको सुनाया है। यही पत्र है और इसकी प्रति आपको दी जा रही है। अच्छा सर, उसमें मीडिया से बात करने नहीं दिया जा रहा था, क्या ऐसा कोई प्रावधान है क्या, जो कस्टडी में रहते हैं वो अपनी बात को नहीं रख पाएंगे? देखिए, जिस समय आप पुलिस अभिरक्षा में होते हैं, उस समय या पुलिस का डिस्क्रिप्शन इसको बोला जाता है। पुलिस अगर चाहे तो मीडिया से बात करा सकती है, पुलिस अगर चाहे तो मीडिया से नहीं बात करा सकती है। इसमें न्यायालय का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। जहां पुलिस यह महसूस करती है
कि कहीं हमारी जासूसियां इस अभियुक्त के द्वारा या जो व्यक्ति हमारे पास हमारे संरक्षण के कस्टडी में है, वह कहीं पुलिस के विरुद्ध कुछ बोलने न लगे, कुछ ऐसा तथ्य नहीं बोले जिससे हमारी बदनामी हो। ऐसी परिस्थिति में पुलिस चाहती है कि इनको मीडिया से दूर ये रखा जाए। घटनाएं क्या दर्शा रही है? जो अगर मीडिया से दूर रखा गया है तो क्या दर्शा रहा है? ये घटना क्या दर्शा रहा है? इस घटना में तो आप सभी जानते हैं कि यह जो मुकदमा हुआ है यह गलत मुकदमा हुआ है। अब यह गलत मुकदमा क्यों हुआ है, इस तथ्य की जानकारी हम आप सभी किसी को नहीं है। सर, एक सवाल है कि जिस तरीके से आपने कहा कि एक साजिश की तरफ फंसाया गया है और परिवार के लोग भी बता रहे हैं, अभी आप भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बता रहे हैं, लेकिन छापेमारी के बाद जो डीआईजी ने मीडिया से बातचीत करते हुए तमाम बातों का उन्होंने खुलासा किया, सारण के डीआईजी नीलेश कुमार, तो उनकी बातों को माना जाए कि आपकी बातों को माना जाए, क्या सच्चाई है? देखिए, क्योंकि आप वरिष्ठ अधिवक्ता हैं सर। देखिए, मैं कहना चाहूंगा, जब आप पुलिस प्रशासन विभाग की बात लेंगे तो हमारे डीआईजी साहब नीलेश बाबू या हमारे आरक्षी अधीक्षक श्री मनोज तिवारी जी, ये लोग पुलिस के बड़े पदाधिकारी हैं। जब आप पुलिस की बात सुनेंगे तो ऐसा आपको लगेगा कि इन लोगों को गलत बोलने का कोई प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। लेकिन जब आप तथ्यों के नजदीक जाएंगे और तब आपको महसूस होगा कि किसी न किसी दबाव में ये बड़े पुलिस पदाधिकारी भी आ जाते हैं, झूठ बोल रहे हैं ये लोग, और मजबूरन उनको वह कहना पड़ता है जो उनके आत्मा और उनके पद के लिए शोभनीय नहीं होता है। लेकिन चूंकि बड़े पद पर रहने के क्रम में बहुत सी लाचारियां होती हैं, बहुत से मर्यादाओं का निर्वाह करना होता है। अब वे लाचारियां क्या थी, कौन से मर्यादा थे, ये सब गोपनीय तथ्य होते हैं जो हम आप नहीं जान सकते हैं। तो इसमें अब नीलेश बाबू हम लोगों के डीआईजी हैं, अब उनके मन में क्या चल रहा था, उन्होंने जो कहा वह वही कहा जो कागज पर लिखित कार्रवाई हुई थी। लेकिन सर आप कह रहे कार्टून में ध्यान दीजिए हमारी बात। नीलेश बाबू ने वही कहा, आप लोगों के समक्ष कहा होगा या कहा है, जो कागजी तौर पर कागज में कहा गया है उस तथ्य को उन्होंने आपसे कह दिया। लेकिन कागज में जो कहा गया है वह सत्य है, यही एक विचारणीय प्रश्न है। अगर आरक्षी अधीक्षक महोदय वो भी बड़े मतलब डीआईजी साहब के समकक्ष के पदाधिकारी हैं, आज नहीं तो कल उनको डीआईजी भी होना है, तो उनके जैसे बड़े पदाधिकारी भी अगर कहते हैं कोई तथ्य तो वो भी कागज के आधार पर कहते हैं कि प्राथमिकी में उल्लेखित है। और यह दोनों पदाधिकारी पुलिस के इतने बड़े पदाधिकारी हैं कि कोई भी आदमी गलत रूप से अगर मुकदमे में फंसता है तो यही आशा रखता है कि दरोगा ने हमको फंसा दिया तो एसपी साहब से हमको निश्चित रूप से न्याय मिलेगा। एसपी साहब से नहीं मिलेगा तो डीआईजी साहब से हमको न्याय बाकी भी नहीं रहेगा। लेकिन जहां एसपी साहब और डीआईजी साहब इस कागज के आधार पर कह रहे हैं कि ऐसा पाया गया, तो इस पर क्या टिप्पणी की जा सकती है? सवाल ये है कि एसपी साहब और सारण प्रक्षेत्र के जो डीआईजी साहब हैं उन्हीं के संयुक्त देख रेख में तमाम घटनाएं हुई। इस पूरी कहानी के डायरेक्टर वही लोग थे, तो क्या उनके देख रेख में ये हुई या उन लोगों ने ऐसा करवाया है? अगर आपकी बात माने, उन्होंने प्लांट करवाया है हथियार, उन्होंने प्लांट करवाया है मादक पदार्थ, आप स्पष्टता से बताइए। इसके बारे में हम नहीं कर सकते हैं। इतना हम जरूर कहेंगे, प्राथमिकी का जब आप विवरण देखेंगे, प्राथमिकी को पढ़ेंगे तो उसमें आरक्षी अधीक्षक महोदय या डीआईजी साहब दोनों पदाधिकारियों का कोई भूमिका नहीं दिखाया गया है। सर एक मिनट रुक जाइए। प्राथमिकी दर्ज कराने वाले सर कौन है आखिर? अच्छा, उसमें उन लोगों की कोई भूमिका नहीं दिखाई गई है। उसमें जो भूमिका दिखाई गई है वह केवल थानाध्यक्ष महोदय की दिखाई गई है। यह अवश्य होगा कि आरक्षी अधीक्षक के महोदय के निर्देशानुसार या डीआईजी साहब के निर्देशानुसार
यह सारे घटनाक्रम हुए हों, लेकिन यह अनुमान है। आप लोग वहां गए थे, आप लोगों ने रईस खान के दरवाजे पर आरक्षी अधीक्षक महोदय की गाड़ियों का तस्वीर खींचा है। डीआईजी साहब की गाड़ी का तस्वीर, मीडिया ब्रीफ किया हाँ, उन्होंने। तस्वीर खींचा है, जिससे यह जाहिर होता है कि आप सबके माध्यम से यह जानकारी हो रहा है कि वे लोग भी वहां उपस्थित थे। डीआईजी साहब ने प्रेस को संबोधित किया है, जिससे लग रहा है एसपी साहब वहां खड़े थे, यह भी दिखाई पड़ रहा है, लेकिन इससे लग रहा है कि वे लोग वहां थे। लेकिन यह भी सही है कि जो वहां प्रत्यक्षदर्शी थे, उनका कहना है कि रईस खान के घर में जब कुछ भी बरामद नहीं हुआ तो बाहर से कार्टून लाया गया, और बाहर से जो व्यक्ति कार्टून लाया था वह खाकी वर्दी पहने था। वह कौन था यह प्रत्यक्षदर्शी उसका नाम तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन वह व्यक्ति खाकी वर्दी पहने था और वह कार्टून लाया था। और प्रत्यक्षदर्शियों का यह भी दावा है कि जो कार्टून लाया गया था उसी कार्टून में आपत्तिजनक सामग्री थी, जिसके आधार पर जब्ती सूची बनाई गई। अच्छा, एक बड़ा सवाल है कि जिस तरह से बताया गया कि 21-47 की गोलियां मिली है, और जो सिपाही हत्याकांड है, हो सकता है कि उसमें 47 ओवर यूज किया गया हो, ऐसे इस तरह का कुछ उन्होंने वर्ड बोला है। नहीं, इस संभावना पर कुछ नहीं कहा जा सकता है। हो सकता है शब्द कानून में कहीं नहीं होता है। हाँ, और हमको नहीं लगता है कि सिपाही हत्याकांड में AK-47 से गोली आने वाले समय में इस केस में अब क्या कुछ हो सकता है? जो 2 नए केसेस हैं रईस खान पर, इस केस में क्या हो सकता है? क्योंकि सर आप लोग तो बिल्कुल बहुत पुराने अधिवक्ता हैं, सब कुछ जानते हैं। न्यायिक प्रक्रिया, न्यायिक प्रक्रिया का पालन होगा। जमानत का आवेदन पड़ेगा, जमानत के आवेदन में विभिन्न तथ्य आएंगे, न्यायालय के समक्ष सारे तथ्यों को रखा जाएगा। एक सवाल है सर, मादक पदार्थ 450 ग्राम, जिसको 450 ग्राम आप लोगों को बताया गया था, लेकिन प्राथमिकी में उल्लेखित है 4 kg 990 ग्राम। सर ये कैसे आम लोग कैसे ही समझ पाए कि उसमें क्या था? मान लीजिए कि मादक पदार्थ में एस्पेक्ट भी आता है, बहुत सारी चीजें आती हैं, तो क्या इसका कोई प्रावधान नहीं है कि जिससे जब्ती सूची में जो विवरण दिया गया है उसका जब उल्लेख किया जाएगा तो उसमें यह दिया गया है कि मादक पदार्थ जैसा, मतलब जो जब्त करने वाले पदाधिकारी हैं वह बुनियादी तौर पर यह नहीं बता रहे हैं कि वह मादक पदार्थ है। और इसके लिए जो सहारा लिया जाता है कानून की प्रक्रिया में, वह विधि विज्ञान प्रयोगशाला से जांच की प्रक्रिया ली जाती है, जांच कराया जाता है, और जांच कराने पर जो विधि विज्ञान प्रयोगशाला का प्रतिवेदन आएगा, उस प्रतिवेदन के आधार पर यह सुनिश्चित होगा कि यह पदार्थ जो कहा जा रहा है वह है, या जो नहीं कहा जा रहा है वह है। सर जब्ती का जो सामान है, क्या कानून में ऐसा प्रावधान है कि जिसको आप देख सकते हैं कि वो सील कर दी गई है और प्रयोगशाला को भेज दिया गया है? ऐसा क्या प्रावधान है? ये तो न्यायालय का इस पर नियंत्रण होता है, न्यायालय की जानकारी में जाता है, न्यायालय के समक्ष उपस्थापित होता है। इन सारे सामान न्यायालय में? हाँ, नहीं, जब जमा नहीं होते हैं। जैसे रईस खान आए, पुलिस अभिरक्षा में आए, तो जिस समय उनको लाया गया, हाँ, उसके साथ वह सामग्री आई, हमारे न्यायाधीश महोदय के समक्ष वह प्रस्तुत हुई, उस पर उनका लघु हस्ताक्षर होता है न्यायालय का, और उसके बाद अभियुक्त को कारा भेजा जाता है और सामग्री को सुरक्षित मालखाने में रखा जाता है। फिर विचारण मतलब ट्रायल के क्रम में या जांच के क्रम में या किसी विवाद, न्यायिक विवाद के उत्पन्न होने की परिस्थिति में जब न्यायालय द्वारा उस सामग्री को मांगा जाएगा, पुलिस एजेंसी के द्वारा उसे प्रस्तुत किया जाता है। सवाल ये है सर कि जो मादक पदार्थ जांच करता है, FSL की टीम तो यही आई थी, फिर जांच के लिए कहाँ भेजा गया? नहीं, FSL की टीम आई थी, तो FSL की टीम विधि प्रयोगशाला लेकर नहीं ना आई थी, खाली सामग्री इकट्ठा। हाँ, अब FSL की टीम को आप जब प्रयोगशाला में भेजेंगे तो इसके टेस्ट के तमाम मानक हैं, उन मानक के आधार पर उसके विशेषज्ञ हैं जो उसका जांच करते हैं। चलिए, एक आम लोगों की बात है, आम लोग जो कहते हैं कि रईस खान कितने दिन में आ जाएंगे बाहर?
आम आदमी इसी बात कर रहा है, कितना दिन में छूट जाए? ये कानूनी प्रक्रिया है। कानूनी प्रक्रिया में जब आगे हम लोग बढ़ते हैं तो न्यायालय विचारण करता है और न्यायालय के द्वारा मान लीजिए आपको मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी से रिलीफ नहीं मिला तो आप माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के यहाँ जाएंगे। सत्र न्यायाधीश महोदय से आपको नहीं मिला तो आप माननीय उच्च न्यायालय जाएंगे। तो अब यह मुकदमा कहाँ तक जाएगा, कितनी इसकी परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, इसलिए समय का तत्काल आकलन करना कुछ उचित नहीं प्रतीत होता है। नहीं महीना, मैंने कहने का मतलब है कि सामान्यतः भी अगर हम लोग चलें तो आप यह बात मानकर चलिए कि वर्तमान चुनाव में उनकी भूमिका नहीं रहेगी। सर एक सवाल मेरा यहाँ रहेगा कि बहुत सारे लोग मैं केवल आपको इतना ही बताना चाहूंगा कि वर्तमान जो चुनाव आ रहे हैं उस चुनाव में रईस खान मंडल कारा सिवान से बाहर आएंगे, इसकी संभावना न्यायिक प्रक्रियाओं को देखते हुए हम लोगों को कम लग रही है। कानूनन वो चुनाव लड़ सकेंगे, पत्नी कह रही है कि चुनाव लड़ेंगे। हाँ, कानून चुनाव लड़ सकते हैं, चुनाव लड़ सकते हैं, लड़ जेल के सकते भीतर से भी लड़ सकते हैं, जेल से आकर नॉमिनेशन कर सकते हैं। इतना छूट मिलेगा। हाँ, ये छूट। ठीक है। इसलिए कि कानून में चुनाव वही व्यक्ति नहीं लड़ सकता है जो सजा याफ्ता हो, जिसको आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूसरी बात कि रईस खान अपना मत डालने मतदान केंद्र पर नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जिस समय जेल जाएंगे उनके मौलिक अधिकार खत्म हो जाएंगे। छापेमारी के दौरान प्रशासन क्या सीसीटीवी कैमरा को तोड़ सकती है और सब फुटेज जो आपके साथ में ले जा सकती है? अब प्रशासन तो बहुत कुछ ले गया है, ले गई है। अब क्या क्या ले गई है, ऐसा तो सभी लोग कह रहे हैं कि कैमरा तोड़ दिया गया, हार्ड डिस्क उसका उठा लिया गया, तार को नष्ट कर दिया गया। हमारा कहना यह है कि अगर सब कुछ सामान्य था, सारी परिस्थितियां अगर छापेमारी में आपकी सामान्य थी, तो कैमरे से छेड़छाड़ की क्या जरूरत थी? अच्छा, मिट्टी की जांच की बात कही जा रही है, मिट्टी को ले जाया गया, क्या है इसका कानूनी क्या प्रावधान है सर? इसके बारे में नहीं जानकारी कि वहाँ के मिट्टी को भी इसी टीम ने जांच की और ले गए। FSL टीम मिट्टी ले गई होगी, उनके दिमाग में कुछ उचित आया होगा, इसके जांच से शायद कुछ हमको लगे कि उसमें कोई खनिज पदार्थ वगैरह तो नहीं है।